हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये हिंदी का जो ग्रामर है, हिंदी का ग्रामर पढ़ेंगे। हिंदी का जो ग्रामर है, इसमें जो पहला चैप्टर है वो भाषा, लिपि और व्याकरण परिचय है। भाषा, लिपि और व्याकरण परिचय है। तो ये क्लास 6 और 7 में दोनों में सेम चैप्टर है। तो दोनों क्लास में यही वीडियो आप लोग देखेंगे और इससे समझेंगे। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले भाषा जानना है, फिर हमें लिपि जानना है, फिर व्याकरण का परिचय जानना है कि ये होते क्या हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक क्या आता है, भाषा। तो हम भाषा किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग भाषा की क्या करेंगे, परिभाषा जानेंगे कि भाषा का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, भाषा वह एक साधन है, बोल सकते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों, जो मन के भाव होते हैं, विचार होते हैं, उनको हम शेयर करने, एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करने का कार्य करते हैं, अपने मन के भावों को व्यक्त करने का कार्य करते हैं या दूसरे को समझाने का काम करते हैं। यानी कोई भी आपसे पूछेगा भाषा क्या है, तो आप बताओगे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को क्या करते हैं, व्यक्त करने का कार्य करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा का डिफिनीशन क्या बताया गया है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को और भावों को क्या करते हैं, व्यक्त करने का कार्य करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब भाषा के रूप में आते हैं हम लोग, दूसरा टॉपिक है भाषा के रूप। तो भाषा के स्पष्ट रूप से दो रूप हमें क्या होते हैं, एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये दोनों रूप में पहला होता है मौखिक और दूसरा क्या होता है, लिखित। ठीक है, एक तीसरा भी होता है सांकेतिक, लेकिन आप लोग को अभी इस लेवल पे क्या करना है, सिर्फ मौखिक और लिखित के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। एक सांकेतिक भाषा भी होता है, सांकेतिक भाषा का भी यूज होता है, लेकिन अभी आप लोग को वो नहीं जानना है, सिर्फ क्या करना है, मौखिक और लिखित के बारे में क्या करना है, जानना है। तो अब हम लोग जानेंगे कि मौखिक भाषा क्या होता है। ठीक है, तो मौखिक भाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मौखिक भाषा मतलब मौखिक भाषा जो है, भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को और विचारों को क्या करते हैं, बोल करके व्यक्त करते हैं। यानी मौखिक भाषा का वह रूप है जिसमें हम अपने मन के भावों और विचारों को क्या करते हैं, बोल करके प्रकट करने का कार्य करते हैं, या दूसरे के मन के भावों को वो जो बोलता है उसको सुन करके क्या करते हैं, महसूस करते हैं। यानी मौखिक भाषा में आप लोग बताओगे, मौखिक भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को क्या करते हैं, बोल करके व्यक्त करने का कार्य करते हैं। उसे मौखिक भाषा के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब इसका जो दूसरा रूप है वो लिखित भाषा है। तो इसको बताया जाएगा, लिखित भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को क्या करते हैं, लिख करके व्यक्त करते हैं या प्रकट करने का कार्य करते हैं, या दूसरे के मन के भाव और विचारों को क्या करते हैं, हम वो लिखा रहता है उसको हम पढ़ करके क्या करते हैं, व्यक्त करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार भाषा को मतलब भाषा को प्रकट करने के दो माध्यम हैं, एक मौखिक है और क्या है, लिखित है। यानी हम अपने मन के भावों को बोल करके भी क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, और लिख करके भी क्या कर सकते हैं, प्रकट करते हैं। इस प्रकार आप लोगों से कोई भी पूछेगा कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो आप बताओगे भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा होता है और एक क्या होता है, लिखित भाषा होता है। अब इसके आगे हम लोग आते हैं, जानेंगे लिपि क्या होता है। क्या होता है, लिपि के बारे में जानेंगे। तो जितने भी भाषा होते हैं, हर एक भाषा में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के चिन्हों का क्या किया जाता है, उपयोग करके उनको अलग अलग ढंग से क्या किया जाता है, लिखने का कार्य किया जाता है। तो भाषा में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है, भाषा में जो वर्ड होते हैं उनका अलग अलग क्या होता है, बनावट होता है, और उनके लिखने का ढंग क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अगर लिपि का हमें सिंपल डिफिनीशन अगर देना है, तो भाषा के लिखने के ढंग को ही क्या कहा जाता है, लिपि के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी भाषा में वर्णों को लिखने की ढंग या विधि को ही क्या बोला जाता है, लिपि के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी भाषा
भाषा में जितने भी वर्ड होते हैं उनके लिखने के तरीका को या ढंग को या विधि को ही हम क्या कहते हैं, लिपि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे हमारा जो हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया और नेपाली हो गया, ये देवनागरी लिपि में क्या किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। और देवनागरी लिपि में लिखने का ये तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से लिखते हुए किधर जाते हैं, राइट की ओर जाते हैं। जबकि उर्दू है, उर्दू कौन से लिपि में लिखा जाता है, तो उर्दू को क्या किया जाता है, उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है। और फारसी लिपि में जो लिखने का तरीका होता है वो लोग राइट से लिखना शुरू करते हैं और लेफ्ट की तरफ क्या होते हैं, आते हैं। तो हम लोग जान गए लिपि किसे कहते हैं, यानी भाषा को जिस रूप में लिखा जाता है या जिस वर्ण चिन्हों का प्रयोग करके लिखा जाता है उसी को क्या कहा जाता है, लिपि के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग मातृभाषा जानेंगे। मातृभाषा क्या होता है, तो मातृभाषा को इंग्लिश में मदर टंग बोला जाता है। तो मातृभाषा के बारे में जानेंगे। जैसे कोई भी बच्चा हो, वो जिस परिवार में रहता है तो परिवार के पूरे सदस्य जिस भाषा का उपयोग करते हैं, बच्चा भी उसी भाषा में क्या करता है, सबसे पहले बोलना शुरू करता है। तो जिस भाषा को फैमिली वाले बोलते हैं, परिवार वाले बोलते हैं, बच्चा भी उसी भाषा को सबसे पहले बोलता है। तो वही उसका क्या कहलाता है, मातृभाषा के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे हम लोग अपने घरों का एग्जाम्पल लें तो हम लोगों के घर पे जो छोटे बच्चे होंगे, जैसे गाँव में तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। और शहरों में जो है वहाँ पे लोग हिंदी बोलते हैं। तो उनके घर जो भी बच्चा होगा, अगर गांव में हुआ तो उसके घर वाले अगर भोजपुरी का यूज ज़्यादा करते हैं तो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले भोजपुरी में ही बात करना शुरू करेगा या बोलना शुरू करेगा। तो उसके लिए भोजपुरी ही क्या हो जाएगी, मातृभाषा। अगर शहरों में है और शिक्षित परिवार में है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, हिंदी बोलना शुरू करते हैं। तो उनके जो बच्चे होते हैं छोटे, वो भी क्या करेंगे, हिंदी बोलना शुरू करेंगे। तो उनके लिए हिंदी क्या हो जाएगा, मातृभाषा हो जाएगा। यानी घर पे जो छोटे बच्चे होते हैं, जिस भाषा में उनके माता पिता, बड़े भाई बहन या परिवार के लोग जिस भाषा में बात करते हैं, तो बच्चे भी उसी भाषा में बात करते हैं। तो उनके लिए वही क्या हो जाता है, मातृभाषा हो जाता है। अब हम जानेंगे राजभाषा। राजभाषा के बारे में जाना जाएगा तो हर जितने भी देश हैं, हर एक देश में क्या होता है, अलग अलग भाषा बोले जाते हैं। और राज्य में भी क्या होते हैं, अलग अलग भाषा क्या होते हैं, बोले जाते हैं। तो राजभाषा का मतलब जिस राज्य में मैक्सिमम भाषा जो बोला जाता है, जैसे मान लीजिए हमारा ही राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हिंदी ही बोलते हैं। तो जिस राज्य में जब सबसे ज़्यादा भाषा जो बोला जाता है उसी को, मतलब ऐसा भाषा राज्य के जो मैक्सिमम लोग हो उसको जानते हो, उसी को क्या किया जाता है, राजभाषा बनाया जाता है। जैसे देखिए भारत की संविधान सभा में 14 सितंबर है और 1949 को हिंदी को भारत की क्या बनाया गया था, राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए प्रत्येक साल 14 सितंबर को क्या किया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी भारत में मैक्सिमम लोग क्या करने वाले हैं, हिंदी बोलने वाले हैं। इसलिए क्या किया गया है, इसको हिंदी हम लोग का भारत का जो राजभाषा है वो हिंदी है। यानी आप लोग से कोई भी पूछे कि भारत का राजभाषा क्या है तो आप लोग क्या बताओगे, हिंदी है। क्योंकि भारत के संविधान में 14 सितंबर को हिंदी को भारत की क्या कहा गया था, राजभाषा घोषित किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 सितंबर को क्या किया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी सब जितने भी कंट्री होते हैं अपना, उनका अलग अलग क्या होता है, कंट्री लैंग्वेज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है बोली हम लोग जानेंगे। तो बोली क्या होता है, जैसे भाषा जो होता है एक विस्तृत क्षेत्र में क्या किया जाता है, बोला जाता है। और जबकि बोली जो होता है विस्तृत क्षेत्र के कहीं एक छोटे से जगह पे क्या किया जाता है, एक छोटे से किसी छोटे भाग में बोला जाता है और इसका जो लिखित रूप नहीं होता है। यानी बोली जो होते हैं ये हम लोग जैसे जैसे क्षेत्र एक चेंज करते जाएंगे, जैसे 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के रेंज में क्या हो जाता है, बोली बदल जाता है। तो बोली जो होते हैं ये बहुत मतलब छोटे छोटे लेवल पे ही बदलते जाते हैं, जबकि भाषा जो होता है वो एक पूरे विस्तृत क्षेत्र में क्या किया जाता है, बोला जाता है। बोली का क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है, और जबकि भाषा का क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। और बोली जो होता है जल्द मतलब कम ही दूरों पे बदल जाता है। जैसे अभी हम लोग जैसे यहाँ पे चौरी चौरा में हैं,
या गोरखपुर में हैं, यहाँ का बोली अलग है, अभी देवरिया में जाएंगे तो वहाँ का बोली क्या हो जाएगा, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। ऐसे ही गोंडा बस्ती इधर यहाँ अगर महाराजगंज कुशीनगर पहुँचेंगे तो बोली में कुछ ना कुछ क्या हो जाएंगे, डिफरेंस आ जाएंगे। तो जो बोली होते हैं ये छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप के लोग बोली बोलते हैं। जबकि जो भाषा होता है वो व्यापक क्षेत्र में बोला जाता है, बड़े क्षेत्र में बोलने का क्या किया जाता है, सभी लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आप लोगों से पूछ सकता है कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर आप लोग ये दिखाओगे, जो भाषा होता है ये भाषा को एक व्यापक क्षेत्र तक के लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। जबकि बोली जो होता है, बोली का जो क्षेत्र होता है क्या होता है, सीमित होता है। बोली जल्दी जल्दी बदल जाता है, जबकि भाषा जल्दी नहीं बदलता है। ठीक है, यही मेन डिफरेंस है कि भाषा जो होगा एक लंबा क्षेत्र कवर करेगा, जबकि जो बोली होगा वो क्या करेगा, एक छोटा क्षेत्र ही कवर करता है। अब हम लोग जानेंगे साहित्य के बारे में। इसमें एक चीज़ और है, बोली का लिखित रूप नहीं होता है, बोली को हम लिख नहीं सकते हैं, जबकि भाषा को हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं। बोली को हम कितना हो लिखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। तो बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता है। जैसे भोजपुरी है, अभी भोजपुरी को लिखना क्या होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बोलियों को लिखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए इसका लिखित रूप नहीं होता है, सिर्फ मौखिक रूप ही होता है। अब हम लोग जानेंगे साहित्य। साहित्य क्या होता है, तो देखिए ज्ञान के संचित कोश को, संचित कोश मतलब हुआ लिपिबद्ध, लिपिबद्ध का मतलब क्या हुआ, लिखा हुआ। ज्ञान के संचित कोश मतलब लिपिबद्ध, लिपिबद्ध मतलब जो लिखा हुआ है उसी को क्या बोला जाता है, साहित्य के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी ज्ञान के संचित कोश मतलब लिपिबद्ध जो लिखा हुआ है उसी को हम लोग क्या करते हैं, साहित्य के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। साहित्य का सामान्य सा अर्थ हम लोग क्या करते हैं, गद्य और पद्य से लिया जाता है। जो साहित्य होते हैं ये गद्य और पद्य में ही क्या किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। जैसे गद्य में आपका कहानी हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा, निबंध हो जाएगा, एकांकी हो जाएंगे, नाटक हो जाएगा, ये सब किस में किए जाते हैं, गद्य में लिखे जाते हैं। जबकि पद्य में क्या किए जाते हैं, कविताएं लिखे जाते हैं, दोहे लिखे जाते हैं, ये पद्य में लिखे जाते हैं। तो जो साहित्य होते हैं उनको मुख्य रूप से गद्य और पद्य में ही क्या किया जाता है, लिखा जाता है। आप लोगों से कोई भी साहित्य का डिफिनीशन पूछेगा तो ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और साहित्य का जो सीधा सा अर्थ होता है, गद्य में लिखी गई रचनाएं और पद्य में लिखी गई रचनाएं को ही क्या बोला जाता है, साहित्य के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब हम लोग जानेंगे व्याकरण क्या होता है। व्याकरण क्या होता है, यानी व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और शुद्ध तरीके से उसका उपयोग करना हमें क्या करता है, सिखाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण। और जो व्याकरण होता है वो सिर्फ भाषा के ही होते हैं। जैसे हम लोग हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो हिंदी का अपना अलग व्याकरण होता है, अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश का अपना अलग ग्रामर होता है, और संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत का अपना क्या होता है, अलग। तो जितने भी लैंग्वेज होते हैं सभी लैंग्वेज के क्या होते हैं, ग्रामर होते हैं। तो हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में बताया गया व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें हिंदी को शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध तरीके से उसका उपयोग करना जो शास्त्र हमें सिखाता है, उसी शास्त्र को हम क्या कहते हैं, व्याकरण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और सामान्यतः व्याकरण में भाषा का अध्ययन 3 स्तरों पे क्या किया जाता है, किया जाता है। जैसे जो हिंदी है, हिंदी में जो व्याकरण का अध्ययन है इसको हम क्या करते हैं, 3 स्तरों पे करते हैं। तो पहला स्तर आपका दिया है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा क्या है, वाक्य विचार। तो हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या अध्ययन किया जाता है, तो देखिए इसमें वर्णों के स्वरूप का ज्ञान, इसमें हम क्या करते हैं, जो वर्ण होते हैं उनका रूप कैसा होता है उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसका ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका उच्चारण करते हैं और उसके लिखने के विधि के विषय में क्या करते हैं, विचार किया जाता है। यानी वर्ण विचार में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी वर्ण होते हैं
उन वर्णों के रूप का क्या किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और फिर उनका उच्चारण और उनके लिखने की विधि के विषय में क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। तो इसी को किसके नाम से जाना जाता है, वर्ण विचार के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। फिर दूसरा आपका है शब्द विचार। शब्द विचार किसे कहते हैं, इसमें शब्दों के भेद, जो शब्द होते हैं उनके भेद के बारे में अध्ययन किया जाता है, उनकी उत्पत्ति, उनका उत्पत्ति कहाँ से आया है, वो कहाँ से जनरेट हुए हैं, उनके बनावट और उनमें जो भी परिवर्तन है आदि के विषय में क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। ठीक है। फिर लास्ट आता है वाक्य विचार। इसमें वाक्यों की रचना, उसके भेद और उसके वाक्यों के विग्रह, मतलब होता है वाक्यों को अलग अलग करने और विराम चिन्हों आदि के प्रयोग पर क्या किया जाता है, विचार किया जाता है। इस प्रकार आप लोग का फर्स्ट चैप्टर में इतना ही टॉपिक दिया था। भाषा क्या होता है, भाषा के कितने रूप होते हैं, लिपि क्या होता है, मातृभाषा क्या होता है, राजभाषा क्या होता है, बोली क्या होता है, साहित्य क्या होते हैं, व्याकरण क्या होते हैं, और व्याकरण का अध्ययन हम कितने स्तरों पे करते हैं। तो व्याकरण का अध्ययन हम लोग 3 स्तरों पे करते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इस प्रकार ये 6 और 7 का जो फर्स्ट चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण परिचय, ये समाप्त होता है। इस वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद इस चैप्टर का जितने भी एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चन आंसर जो भी दिए गए हैं, उसका आप लोग को PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।